हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होते ही हैं, साथ में आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये आप लोगों का सीपेट का 2021 का जूलॉजी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जूलॉजी का ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और इसी को ही हम आज बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीपेट का 2020 का जूलॉजी पेपर, 2020 का जूलॉजी पेपर को हमने बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो को चेक नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोगों का कुछ ही दिन बचा है एंट्रेंस के लिए, और एंट्रेंस से पहले पहले जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए इसी पर्पस के लिए मेरे चैनल पे भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में एक डेडिकेटेड सीपेट के ऊपर मिल जाएगा, सीपेट जूलॉजी के नाम से, टारगेट सीपेट जूलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट। वहाँ पे जितने सारे वीडियोज हैं वो सभी के सभी वीडियोज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, जो भी आप लोगों को बताया गया, वो उड़ीसा के किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आए हैं। तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स टेन टू कंज्यूम। जो फ्री लिविंग प्रोटोजोन होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, क्या खाते हैं? प्रोटोजन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है एमीबा। ठीक है, सो एमीबा ज्यादातर ये क्या खाते हैं? एनिमल डेब्रिस, प्लांट डेब्रिस, बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटोजोआ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑल द अबव। देखिए, जो एमीबा होता है ना, वो क्या करता है ज्यादातर, मान लीजिए ये क्या करता है ना, क्या क्या कंज्यूम करता है? बैक्टीरिया खाते हैं, आल्गी खाते हैं, फंगाई खाते हैं, और दूसरे प्रोटोजोआ को भी खाते हैं। साथ में कुछ ऑर्गेनिक डेट्रिटस यानी कचड़ा वगैरह भी खा जाते हैं। ठीक है, बायोफिल्म वगैरह में जो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी चीज़ों को खाता है। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए, इसके जो लार्जर वाले एमिया होते हैं ना, ये लार्जर वाले एमिया तो क्या करते हैं? सिलिएट्स एंड फ्लैजेलेट्स को भी खा जाते हैं। ठीक है, और जो छोटे वाले स्मॉलर मतलब स्मॉल एमिया है, वो क्या खाते हैं? बैक्टीरिया वगैरह को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कापा पार्टिकल्स आर फाउंड इन। कापा पार्टिकल्स आप लोगों को कहाँ पे मिलता है? ट्रिपानोसोमा, ट्राइकोमोनास, पैरामेसियम और एफिलोटा। तो आप लोगों का राइट आंसर है वो पैरामेसियम में देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताना हूँ, तो ये जो कापा पार्टिकल जिसमें पाया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को भी कहा जाएगा कापा ऑर्गेनिज्म। उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये जो कापा पार्टिकल है ना, ये एक्चुअली में एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया, और किस तरह का बैक्टीरिया है? ग्राम, ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैरामीशियम के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है। ठीक है, सिम्बायोटिकली आप लोग जानते होंगे, सिम्बायोसिस यानी म्यूचुअली बेनिफिटेड। ठीक है, दोनों के दोनों इंटरैक्टिंग पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिटेड होता है। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, एसोसिएशन करता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये एक तरह से पैरामीशियम को प्रोटेक्ट भी करता है बाई रिलीजिंग पॉइजन। एक तरह का पॉइजन रिलीज करता है, उस पॉइजन का नाम है पारामेसिन। याद रखिए, पारामेसियम से रिलीज हुआ, इसीलिए इसका नाम हो गया पारामेसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैमेटोगोनी इन प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन। गैमेटोगोनी जो प्लाज्मोडियम में होता है, वो कहाँ पे होता है? एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन, लीवर ऑफ ह्यूमन, स्टोमक ऑफ फीमेल क्यूलेक्स, या फिर स्पोरोजोइड। सो मैं थोड़ा सा गैमेटोगोनी के ऊपर बताना चाहूंगा। गैमेटोगोनी एक तरह का एक स्टेज है जो शुरू होता है ह्यूमन के एरिथ्रोसाइट से, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से शुरू होता है। एरिथ्रोसाइट से, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी जानते हैं, और इसका ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है, और आप लोगों का एंड कहाँ पे होता है? यानी कि इसका एंड साइकिल एंड होता है आप लोगों का मॉस्क्यूटो के स्टोमक में। मॉस्क्यूटो के, ठीक है, मॉस्क्यूटो के स्टोमक में इसका एंड होता है। और इसके बीचों बीच आप लोगों को मेरोजोइड, ट्रोपोजोइड, स्पोरोजोइड सारे के सारे इसके अंदर में आ जाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा इसका राइट आंसर तो क्या होगा? एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे स्टोमक ऑफ फीमेल क्यूलेक्स क्यों नहीं होगा, देखिए क्यूलेक्स कहाँ से आएगा? क्यूलेक्स थोड़ी ना प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, आप लोग जानते हैं। लेकिन क्यूलेक्स थोड़ी वो मॉस्किटो है जो कैरी करता है, वेक्टर की तरह यूज होता है। वो तो है आप लोगों का फीमेल एनोफिलिस ना, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ना। तो वो थोड़ी ना दिया है यहाँ पे। यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस होता तो इसको भी टिक कर सकते हैं, या फिर बोथ होता। लेकिन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन। चलते हैं नेक्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इन्वेट्स द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इनमें से कौन सा पैरासाइट है जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इन्वेड करता है? ठीक है, या फिर कब्जा करता है? लेस्मानिया, प्लाज्मोडियम, ट्राइपानोजोमा और एनसाइलोस्टोमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा
कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा ट्रिपानोजोमा, यस ये होगा हमारा ट्रिपानोजोमा। तो ट्रिपानोजोमा एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा पैरासाइट है जो करता है क्या, ब्लड एंड ब्रेन के बीच में बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है, बैरियर रुकावट क्रिएट करता है। और ये ऑल्सो एंटर कर जाता है कहाँ पे, स्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड में एंटर कर जाता है। साथ में ये इन्फेक्ट किसको करता है, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी आप लोगों का क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। सो ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि इन्फेक्ट करता है आप लोगों का सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलते हैं नेक्स्ट। स्पोंजोसिल इज लाइंड विथ, जो स्पोंजोसिल है आप लोगों को मालूम है स्पोंजोसिल कहाँ पे पाया जाता है, पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। तो ये स्पोंजोसिल की जो इनर लाइनिंग, मतलब लाइनिंग किससे होते हैं, कोआनोसाइट से, पिनाकोसाइट से, निमाटोसाइट से, या फिर माइकोसाइट से। इसका राइट आंसर है वो सभी के सभी लाइनिंग होते हैं आप लोगों का कोआनोसाइट से। तो मैं बता दूं कोआनोसाइट्स क्या होते हैं। सो कोआनोसाइट, इसको और भी एक नाम दिया है, कोलर सेल भी कहा जाता है, कोलर सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, इसको कोलर सेल्स भी कहा जाता है। और ये एक तरह का स्पेशलाइज फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं, ये एक तरह का फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्पोंजोसिल में पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोंजोसिल यानी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइलम पोरीफेरा का। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट। पैरेनकाइमुला लार्वा फॉर्म इज फाउंड इन, पैरेनकाइमुला लार्वा कहाँ पे पाया जाता है, पोरीफेरा में, सिलेंटेरेटा में, निमाटोड में, या फिर एनिलिडा में। सो ये बहुत ही इजी सा है, वो पाया जाता है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में प्राय ये आप लोगों का पैरेनकाइमुला लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a medusoid zooid? इनमें से कौन सा मेड्यूसोइड जूएड नहीं है, गोनोजोइड, गोनोफोर्स, नेक्टोजोइड, फाइलोजोइड। सो राइट आंसर है गोनोजोइड आप लोगों का एक तरह का मेड्यूसोइड जूएड नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट आर सिलिया, सेंस ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर एब्सेंट, और एब्सेंट है। सो इनमें से, ये चारों में से कौन सा ऐसा पैरासाइट है जहाँ पे सिलिया नहीं होता, सेंस ऑर्गन नहीं होता है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म यानी फाइलम प्लाटीहेलमिन्थस, ठीक है, प्लाटीहेलमिन्थस, प्लाटीहेलमिन्थस। तो प्लाटीहेलमिन्थस में आप लोगों को ये जो पर्टिकुलरली टेपवर्म बिलोंग जो करते हैं प्लाटीहेलमिन्थस, इनमें ना ही कोई सिलिया होता है, ना सेंस ऑर्गन होता है, ना ही आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है, ना ही इनमें सेगमेंटेड बॉडी होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अगर एग्जाम्पल भी आप लोग मुझे बोलोगे तो एग्जाम्पल है टीनिया, याद रखिएगा टीनिया, और एक है आप लोगों का एकिनोकोकस, ठीक है, हाँ, एकिनोकोकस, COCCUS। ये है आप लोगों का दो एग्जाम्पल जहाँ पे ना सिलिया है, ना सेंस ऑर्गन है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही इसमें आप लोग सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। राउंड वर्म डिफर्स फ्रॉम फ्लैटवर्म इन हैबिट, राउंड वर्म और फ्लैटवर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब राउंड वर्म कैसे फ्लैटवर्म से डिफर करते हैं, अलग कैसे हैं, ठीक है। उनके पास फ्लेम सेल होता है, इस वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होता है, या फिर सीडोसिल एंड सिंकाइसियल एपिडर्मिस के वजह से अलग है दोनों, या फिर अरेंजमेंट ऑफ मसल लेयर एंड सीडोसिल। सो इसका जो राइट आंसर है सीडोसिल एंड सिंकाइसियल एपिडर्मिस की वजह से राउंड वर्म डिफर करता है फ्रॉम फ्लैटवर्म। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। राउंड वर्म बिलोंग करते हैं निमाटोड, ये आप लोग जानते होंगे, निमाटोड को बिलोंग करते हैं। और आप लोगों का अभी जस्ट देखे फ्लैटवर्म बिलोंग करते हैं प्लाटीहेलमिन्थस, प्लाटीहेलमिन्थस मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अगर बात करेंगे और डिटेल में, राउंड वर्म के पास बाइलेटरल सिमेट्री होता है, 3 टिश्यू लेयर होते हैं, वो तो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर फ्लैटवर्म का बात करेंगे, फ्लैटवर्म में वो सब नहीं होता। लेकिन राउंड वर्म में क्या होता है, एक चीज स्पेशल चीज होता है, राउंड वर्म में आप लोगों को बहुत ही इजीली आप लोगों को एक चीज देखने को मिलता है, उसका नाम है स्यूडोसिलोम, यानी फॉल्स सिलोम, ठीक है, फॉल्स सिलोम, ये कोई ट्रू सिलोम नहीं है। और आपके साथ में इसके साथ में एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग भी होता है, विथ 2 ओपनिंग, ठीक है। इसी सीडोसिलम में 2 ओपनिंग भी आप लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। और आप लोगों का वहीं दूसरी तरफ फ्लैटवर्म जो होते हैं ना, वो कंप्लीटली एसिलोमेट होते हैं, याद रखिएगा, मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। ये तो सिलोमेट होता है, उसको भी कहा जाता है स्यूडोसिलोम, ठीक है, स्यूडोसिलोम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्लैटवर्म कंप्लीटली असिलोमेट होते हैं, असिलोमेट होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइटेलम ऑफ आर्थवर्म इज फाउंड इन, क्लाइटेलियम जो आर्थवर्म का है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है 14 to 16 सेगमेंट में, 16 to 18, 17 to 19, या 10 to 12 सेगमेंट। सो इसका राइट आंसर ये पाया जाता है
14 टू 16 सेगमेंट में, और ये 3 सेगमेंट में बटे होते हैं। ये खुद से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में। और वो 3 पार्ट क्या है? एक होगा आप लोगों का प्री क्लाइटेलम, ठीक है, क्लाइटेलर रीजन, सॉरी, प्री क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर रीजन, उसके बाद क्लाइटेलर रीजन, और उसके बाद होता है आप लोगों का पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, ठीक है, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। सो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं और ये पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड के 14 टू 16 पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट। एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड इज, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन आर्थ्रोपोड का क्या है? मालपिजियन ट्यूबुल, ग्रीन ग्लैंड्स, कोक्साल ग्लैंड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए, ये जो एक्सक्रीटोरी मतलब ऑर्गन है ना, पूछा गया आर्थ्रोपोड का, तो ये सभी के सभी हो गए, ऑल ऑफ द अबव। मालपिजियन ट्यूबुल्स भी हो सकता है, ग्रीन ग्लैंड हो सकते हैं, कोक्साल ग्लैंड भी हो सकते हैं। तो ये सभी के सभी पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड फैमिली, ठीक है, फाइलम में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मैच column 1 with column 2 and select the correct answer using answer codes। सो हमें 1 को कॉलम 1 को 2 के साथ मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। ग्लोचिडियम किसके साथ मैच होगा? एम्फीटेट्रेटस, या फिर एनागोटा, या फिर आप लोगों का आर्गोनोटा, या फिर फ्रेश वाटर स्नेल, या फिर बाइसस ग्लैंड। तो ग्लोचिडियम मैच करेगा आप लोगों का A4 के साथ, ठीक है, A4 के साथ, बाइसस ग्लैंड के साथ। उसके बाद देखिए ओवोटेस्टिस किसके साथ मैच करेगा? ओवोटेस्टिस आप लोगों का फ्रेश वाटर स्नेल, ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। सो B3 फ्रेश वाटर स्नेल में पाया जाता है। उसके बाद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आप लोगों को एर्गोनोटा में देखने को मिलता है। उसके बाद आर्म्स यूनाइटेड बाय वेब, ये आप लोगों का एम्फीटेरा, ये एक तरह का क्या है? आप लोगों का एक ऑक्टोपस का मतलब एक ही स्पीसीज है ऑक्टोपस का, जिसमें जो आर्म्स होते हैं ना, ये एक यूनाइट करके वेब की तरह, मतलब ये रहा वो ऑक्टोपस, और इसके आर्म कुछ इस तरह से वेब करके, और ये रहे उसके आर्म्स, और ये सब वेब फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पाया जाता है एम्फीट्रेटस में। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? A4, B3, उसके बाद C2, यस C2 एंड D1, ठीक है, D1 याद रखिए, A4, B2, B3, C2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? A4 ये वाला भी है, ये वाला B3 ये वाला होगा, B3 था ना, एंड C2 एंड D1, हाँ ये वाला होगा। तो हमारा राइट आंसर है ये। उसके बाद देखिए, ट्यूब फिट विदाउट शक्कर आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ द क्लास। ट्यूब फिट बिना शक्कर के कौन से मेंबर में पाया जाता है, ठीक है, कौन से मेंबर में पाया जाता है? सो इसका ऑप्शन है आस्टेरोडिया, एकिनोडिया, होलोथुरोडिया, या फिर क्रिनोइडिया, या फिर ओफियूरोडिया। सो इसका राइट आंसर है वो पाया जाता है ओफियूरोडिया में, ठीक है। ओफियूरोडिया में आप लोगों को किसी भी प्रकार का मतलब शक्कर देखने को नहीं मिलता ट्यूब फिट में, ठीक है। ट्यूब फिट होगा लेकिन शक्कर नहीं होगा उसमें। तो ओफियूरोडिया में आप लोगों का बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रिटल स्टार। आप लोग देखे होंगे, इसको ब्रिटल स्टार भी कहा जाता है। ब्रिटल स्टार यानी इस तरह से होंगे, बहुत लंबे लंबे, इनका इस तरह से पूरा टेंटेकल की तरह यूज करते हैं, लेकिन इनमें कोई भी ट्यूब फिट नहीं होता, मतलब ट्यूब फिट में कोई भी शक्कर नहीं होता, ठीक है, इस तरह से होते हैं पूरा स्टारफिश के जैसा। तो इसको कहा भी जाता है ब्रिटल स्टार, और क्या, ठीक है। उसके बाद और ओफी मतलब क्या था? स्नेक, इसको और एक नाम दिया गया है, ठीक है। ये मतलब ओफी का टर्म है, इसको सरपेंट स्टार भी कहा जाता है, सरपेंट स्टार भी कहा जाता है। ओफी का टर्म आप लोग जानते हो स्नेक के सेंस में यूज किया जाता है। सो सरपेंट स्टार भी इसको बोला जाता है, स्टार, सरपेंट स्टार। उसके बाद चलता है नेक्स्ट। Which one of the following is a correct match? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? टाइडमैन्स बॉडीज, एकिनोडर्माटा, एंटेरोसिलिक्सिलम मोलुस्का, एंटेडोन ओफियूरिडिया, रेस्पिरेटरी ट्रीज, मेटाक्राइनस। तो इसका जो मतलब राइट आंसर है, करेक्ट मैच है, वो है आप लोगों का टाइडमैन बॉडीज कहाँ पे पाया जाता है? एकिनोडर्माटा में पाया जाता है। लेकिन एंटेरोसिलिक्सिलम आप लोगों मोलुस्का में नहीं, ये पाया जाता है आप लोगों का ड्यूटेरोस्टोमा में पाया जाता है, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमा में पाया जाता है, ड्यूटेरोस्टोमा में। उसके बाद देखिए एंटेडोन आप लोगों का ओफियूरिडिया में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है क्लास, कौन से क्लास में पाया जाता है? क्लास निडा आप लोगों का क्रिनोइडिया, यस क्रिनोइडिया में पाया जाता है, क्रिनोइडिया में पाया जाता है, क्रिनोइडिया, क्लास क्रिनोइडिया में पाया जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्री, ये आप लोगों का कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है सी कुकम्बर में, सी कुकम्बर में पाया जाता है, ये भी याद रखिए, कुकम्बर में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ पे भी बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए एसिडियासी, लार्वासी एंड थैलियासी कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। सो ये जो तीनों एसिडियासी, लार्वासी, थैलियासी, इनको डिफरेंशिएटेड किस तरह से किया जाता है? बाय सॉलिटरी और कॉलोनियल हैबिट, नंबर ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, या फिर नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्यूनिक, या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ये तीनों को तीनों किस तरह से किया जाता है? बाय नेचर ऑफ देयर मेटामॉर्फोसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्यूनिक, ट्यूनिक के ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पे इन तीनों को अलग किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not applicable to पेट्रोमाइजोन? ठीक है, पेट्रोमाइजोन के लिए इनमें से कौन सा मतलब एप्लीकेबल नहीं है? बक्कल टनल, स्लाइम ग्लैंड, ये तो है, स्लाइम ग्लैंड भी है, ब्रैकियल बास्केट है, पानक्रियाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानक्रियाज तो एक हायर एनिमल का है ना, इसके लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल होगा एनिमल। लोअर के लिए तो पेट्रोमाइजोन के लिए ये सभी के सभी एप्लीकेबल हो गए। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। पानक्रियाज आप लोगों को हायर एनिमल में देखने को मिलता है, लोअर में नहीं। उसके बाद चलता नहीं, which one of the following is a true fish? इनमें से ट्रू फिश कौन है? सी काउ, सी पेन, सी हॉर्स, सी कुकुम्बर। सो बहुत ईजी है। सी हॉर्स को आप लोग हिप्पोकैम्पस जानते हो ना, हिप्पोकैम्पस। सो ये आप लोगों का एक ट्रू फिश है। मैं बता दूं क्यों। आप लोगों को जानते हो ना, सी हॉर्स में मेल प्रेग्नेंट होते हैं और बर्थ करते हैं बेबीज को। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी हॉर्स के ऊपर मैं थोड़ा बता दूं, सी हॉर्स को क्यों फिश के अंडर में रखा है। पहला चीज, ये तो आप लोगों का वाटर में रहता है। उसके बाद ये आप लोगों का गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, ठीक है। सो ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। उसके बाद साथ में इसके पास स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट है, स्विम ब्लैडर भी पाया जाता है। और इसके पास कॉडल फिन नहीं होता, ठीक है, नो कॉडल फिन, इसके पास कॉडल फिन नहीं होता, नो कॉडल फिन। लेकिन एक स्नेक के तरह, एक स्नेक की तरह टेल होता है, ठीक है, स्नेक की तरह टेल होता है। हाँ, आप लोगों के लिए अभी के लिए स्विम ब्लैडर होता है, वाटर में रहता है, गिल्स में थ्रू से ब्रीदिंग वगैरह होता है। इसीलिए इसको फिश माना गया है, ट्रू फिश, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, टोटल न्यूटनी सोन बाय न्यूटनी। टोटल न्यूटनी किस में देखने को मिलता है? पहले न्यूटनी जान लीजिए। न्यूटनी एक तरह का जुवेनाइलाइजेशन है, जुवेनाइलाइजेशन। ये मतलब ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे डिले हो जाता है ग्रोथ, या फिर डिले हो जाता है एजिंग, ठीक है, डिले या फिर टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटियस में, साइरेन में, एम्बिस्टोमा पे, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। सो ये आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सभी में, ठीक है, सभी में। वो चाहे एम्बिस्टोमा यानी एक्सोलोटल हो, चाहे साइरेन हो, प्रोटियस हो, ये तीनों के तीनों अपने लार्वल फॉर्म में ही रह जाते हैं, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज बता रहा हूँ, एम्पिस्टोमा जो है ना, इसको अगर आपने थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन में रखा ना, ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा अडल्ट सालामंडर में, ये भी याद रखिएगा, अडल्ट सालामंडर में बदल जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मेसोजोइक इरा इज नोन आज। मेसोजोइक इरा को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियंस, गोल्डन एज ऑफ चिलोनियंस, या फिर गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, या फिर गोल्डन एज ऑफ बर्ड्स। इसे कहा जाता है मेसोजोइक इरा को गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। और गोल्डन एज ऑफ आप लोगों का बर्ड्स को कौन से इरा में देखा जाता है, या फिर कौन सा इरा को गोल्डन एज ऑफ बर्ड बोला जाता है? सीनोजोइक, ये भी याद रखिएगा, सीनोजोइक इरा को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एप्स? एप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? हार्ट इज फोर्थ चमड़ी, ये तो सही बात है। वेल डेवलप्ड रेनल पोटेंशियम, नहीं, ये गलत है। तो ये हमारा राइट है, उनके पास वेल डेवलप्ड रेनल पोटेंशियम सिस्टम नहीं होता। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन, साइनस वेनोसस एंड ट्रोंकस एंटेरियोसस आर लैकिंग, ये सही है, ठीक है। आरबीसीआर न्यूक्लियर, ये भी सही है, लेकिन ये चीज़ नहीं होता, उनके पास रेनल पोर्टल सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता एप्स में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जो कि प्रपोज किए थे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, ओपेरिन, हेल्डेन, लुइस पैस्चर, मिलर। सो हमारा राइट आंसर है वो है ओपेरिन। आप लोग अगर सोच रहे हो ओपेरिन और हेल्डेन दोनों ये नहीं, गलत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक पॉइंट भी बता दे रहा हूँ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ क्या था? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये तो दिए थे ओपेरिन। और इसका एक बहुत फेमस लाइन था, लाइफ ओरिजिनेटेड, मैं लिख दूँ, लाइफ ओरिजिनेटेड, हाँ, originated upon our earth, upon our earth from नॉन लिविंग मैटर। याद रखिए, नॉन लिविंग मैटर, पहले इनऑर्गेनिक आया था, उसके बाद ऑर्गेनिक आए, देन जाके आप लोगों का बायोमोलिक्यूल बने, उसके बाद धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया, ठीक है, इवोल्यूशन का पार्ट। उसके बाद देखिए, आरएनए वाज द फर्स्ट फॉर्म
बायोमोलिक्यूल ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सही बात है। आरएनए वर्ल्ड आपने पढ़ा होगा, आरएनए वर्ल्ड जो पहला बायोमोलिक्यूल बना था वो था आरएनए, और उसके पीछे भी रीजन है, मैं बताऊंगा। इज सपोर्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस, क्यों आरएनए वर्ल्ड को सपोर्ट किया जाता है और कौन से पॉइंट की वजह से माना जाता है कि हाँ पहला मोलिक्यूल जो पहला ओरिजिन हुआ था वो आप लोगों का आरएनए था। क्योंकि आरएनए एक छोटा पीस है, आरएनए इज शॉर्ट चेन, या फिर इट हैज राइबो शुगर, इसके पास राइबो शुगर है उसके वजह से, या फिर आरएनए copies from the chain can be formed spontaneously in a protein free environment, या फिर glycerol derivatives might have been involved in place of ribose in RNA। तो देखिए ये वाला तो कहीं से भी ग्लिसरॉल वगैरह तो हम पढ़े नहीं है, या फिर कोई मेंशन वगैरह नहीं है। आरएनए जो शॉर्ट चेन हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी है, लॉन्ग भी प्रेजेंट है, इट हैज राइबोस वगैरह ये भी है, लेकिन ये सब कारण नहीं थे। कारण था ये कि ये प्रोटीन फ्री एनवायरनमेंट में भी खुद को बना लेता है, और ये एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल था, सिंगल स्टैंडर्ड था, लेकिन हाईली अनस्टेबल होने की वजह से डीएनए का उसके बाद इवॉल्व हुआ, लेकिन सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल बन के रेडी हुआ वो था आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, अभी जो हमने बोला, द आरएनए बिकेम एन एजेंट टू डिकोड द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंटली इवॉल्व द, तो हमें मालूम चला पहले आरएनए बना, आरएनए के बाद जाकर डीएनए बना। अब डीएनए बन जाने के बाद जेनेटिक मटेरियल डीएनए को हमने कंसीडर कर लिया, उसके पीछे थ्योरीज वगैरह थे, एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ, लेकिन अब आरएनए एक एजेंट बन गया डिकोड करने के लिए। तो वो किस तरह से डिकोड होता है, यहाँ पे पाथ बताया गया, डीएनए आरएनए प्रोटीन, आरएनए डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन आरएनए, आरएनए प्रोटीन डीएनए। बहुत ईजी है, आप लोग पूरा स्कूल से पढ़े, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और जब आरएनए से बैक बनता है डीएनए, रिवर्स प्रोसेस बनता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन डीएनए से आरएनए को बनना को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनना को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, और दोनों को मिला के हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, जिसको प्रपोज किए थे क्रीक ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सडन डिसकंटिन्यूअस एंड हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड, सडन होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कंटिन्यू नहीं होगा, एक बार हो गया, उसके बाद हेरिटेबल चेंज, एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, उसके क्या कहेंगे, वेरिएशन, म्यूटेशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या फिर नेचुरल सिलेक्शन। बहुत ईजी है, उसको कहा जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन आप लोगों को सडन दिखता है ना, सडन होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन लीड टू आप लोगों का क्या होता है, लीड टू वेरिएशन एंड इवोल्यूशन में भी ये मदद करता है। ठीक है, इवोल्यूशन में भी ये मदद करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोलोगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ, पहले तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है जान लीजिए। होमोलोगस ऑर्गन उन्हें कहा जाता है जिनमें एंसेस्टर ओरिजिन सेम हो। ठीक है, एंसेस्टर यानी एक एंसेस्टर ओरिजिन हो, एंसेस्टर ओरिजिन हो, लेकिन बट फंक्शन इज डिफरेंट, फंक्शन होंगे उसके डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट होंगे। किस तरह से मैं बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ह्यूमन फोर लिम्ब ले लीजिए, फोर लिम्ब यानी हाथ ले लीजिए, वहीं पे व्हेल और आप लोगों का व्हेल या फिर डॉल्फिन ले लीजिए, उनके फ्लिपर ले लीजिए, स्लिपर बोल रहा हूँ, फ्लिपर ले लीजिए। ठीक है, और बैट के आप लोग विंग्स ले लीजिए। ठीक है, विंग्स, ये सभी के सभी एंसेस्टर ओरिजिन सेम है, सभी का सभी फोर लिम्ब ही है, लेकिन अब काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हैंड मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, फ्लिपर उसको पानी में स्विम करने के लिए मदद कर रहा है, और बैट आप लोगों का विंग यानी फ्लाई करने के लिए, फ्लाइट के लिए मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या ढूंढे कि होमोलोगस ऑर्गन ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, प्रोवाइड एविडेंस। होमोलोगस जो ऑर्गन है वो किसके लिए हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हमें ये प्रोवाइड करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या है, मतलब ये कॉमन एंसेस्ट्री है, लेकिन अपने अपने यूज के लिए ये डाइवर्ज हो गए, या फिर मतलब डाइवर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन के लिए फोर लिम्ब मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हुआ, यहाँ पे बैट का विंग वो फ्लाइट के लिए यूज हुआ, तो ये डाइवर्जेंट एक तरह का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्विन फिंचेस प्रोवाइडेड एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन व्हिच इज, सो डार्विन के जो फिंचेस यानी आप लोग इस तरह का एक बर्ड देखे होंगे, उसका एक बीक होगा, तो यहाँ पे जो बीक है मतलब डार्विन फिंचेस जो बर्ड है, एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, किस तरह का, मतलब ये कौन सा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन प्रोवाइड करता है, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, या फिर बायोजियोग्राफिकल। वो उसका राइट आंसर है बायोजियोग्राफिकल, क्या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा।
देखिए, ये जो आप लोगों का डार्विन फिंच है ना, ये इसका जो बिग शेप है और स्ट्रक्चर है वो मतलब वेरी करता है हैबिट टू हैबिट, ठीक है, हैबिट टू हैबिट वेरी करता है। लेकिन ओरिजिन तो सम था, लेकिन अब दूसरे जगह पे रहने के वजह से, इसके हैबिट के वजह से इसका जो बिग का शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बदल जाता है। और वो भी क्यों बदल जाता है? ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशन, ये भी जान लीजिए। अडेप्टिव रेडिएशन के वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। और ये एक तरह का जियोग्राफिकल एविडेंस हुआ कि नहीं, जो कि इसके अडेप्टिव रेडिएशन के वजह से, इसके हैबिट के वजह से इसका जो बीक था, बीक का स्ट्रक्चर शेप वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल? इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है? स्पेनोडोन, प्लेटिपस, लैटिमेरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी क्या है हमारे, हाँ, लिविंग फॉसिल माना जाता है इन सभी को। स्पेनोडोन आप लोगों का एक रेप्टाइल है, ठीक है, रेप्टाइल है। और प्लाटिपस आप लोगों का एक मामल है, प्लाटिपस आप लोगों का मामल है। और लैटिमेरा आप लोगों का एक तरह का फिश है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये प्लाटिपस एक लौता मामल है जो कि एग लेइंग करते हैं, ठीक है, एग लेइंग एंड आज ऑल्सो मिल्क प्रोड्यूसिंग, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे ना, मामल है, सो मिल्क प्रोड्यूसिंग ये होता है। ये यूनिक पॉइंट था इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which one of the following is a connecting link between annelid and arthropod? Annelid and arthropod के बीच में कौन सा कनेक्टिंग लिंक है? लिम्यूलस पेरिपेटस, उसके बाद सैक्यूलिना, या फिर पोलिगोडियस? सो इसका राइट आंसर है पेरिपेटस। पेरिपेटस को लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोड या फिर एनिलिड, आर्थ्रोपोड एंड एनिलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों कैरेक्टर प्लस दोनों के दोनों कैरेक्टर है। अगर एनिलिड मानेंगे, इसके पास वर्म लाइक सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। एनिलिड अगर मानेंगे, साथ में इसके पास सेगमेंटल नेफ्रिडिया है, सेगमेंटल नेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम आर्थ्रोपोडा मानेंगे, तो इसके पास जॉइंटेड जॉइंटेड पेयर लेग है, ठीक है, पेयर लेग्स है। इसी वजह से इसको, पेरिपेटस को, एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड माना जाता है। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स आपने पढ़ा होगा, वो भी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है कि नहीं? आप लोगों का रेप्टाइल्स टू बर्ड, यानी कि डायनासोर और आप लोगों का बर्ड्स के बीच में कनेक्शन माना जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Antifreeze proteins are produced both in Arctic and Antarctic fishes. However, the genetic pathways that produce these proteins are different in these fishes. This shows को-इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? सो इसका राइट आंसर है वो शो करता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है मैं बता दूं, ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवोल्व होके सेम सिमिलर ट्रेट को दिखाते हैं, या फिर मतलब अडेप्टिबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। मतलब मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे डिस्टेंटली जो रिलेटेड मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिपेंडेंटली इवोल्व होके वो सिमिलर ट्रेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल VLR एंड TCR, ठीक है, VLR एंड TCR ये सर्व करते हैं एंटीजन 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 रिसेप्टर की तरह, एंटीजन रिसेप्टर की तरह। लेकिन इन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम हो गया, देख रहे हैं। तो डाइवर्जेंट में हमने कहा कि मतलब एक ही ओरिजिन या फिर एंसेस्ट्रल ट्रेट है, लेकिन बाद में वो डाइवर्ट कर गए। लेकिन यहाँ पे दोनों का एंसेस्ट्रल ट्रेट अलग है, लेकिन बाद में ये लोग ज्वाइन हो गए, तो इसको हम कॉन्वर्जेंट कर बोलेंगे। मतलब ये वाला शेप को हम कॉन्वर्ज बोलेंगे, और ये वाला शेप को हम डाइवर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वर्जेंट, जैसे कि मैंने कहा है और एग्जाम्पल के तौर पे VLR एंड TCR। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइपेडल लोकोमोशन वाज फर्स्ट एग्जिबिटेड बाय, बाइपेडल यानी दो पैरों में कब इंसान या ये सभी के सभी, तो जो आदि मानव वाला जो ग्रोथ है ना, इवोल्यूशन, तो बाइपेडल कब शुरू हुआ? तो दो पैरों में इंसान कब चला? ऑस्ट्रलोपिथेकस में, ड्रायोपिथेकस में, रामापिथेकस में, या फिर पाइथेकांथोस, इसको क्या बोलेंगे? पिथेकैंथ्रोप्स, यस, पिथेकैंथ्रोप्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रलोपिथेकस में आप लोग को बाइपेडलिज्म देखने को मिला, बाइपेडलिज्म देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से ये आप लोगों का दो पैर में चलना चालू किया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय स्ट्रैटम कॉर्नियम? स्ट्रैटम कॉर्नियम आप लोगों को मालूम है एपिडर्मिस का अपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट अबव द एपिडर्मिस। तो ये क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या बनाने? हॉर्न, हुप्स? ये हुप्स नहीं है, मैंने देखा भी, इसको मैंने सर्च भी किया, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा था, फिर मैंने सर्च किया तो
मालूम चला हुक्स तो कुछ नहीं होता, ये हुक्स होगा, ठीक है, हुक्स हो सकता है। नेल्स एंड क्लॉज या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे बनाता है। स्ट्रैटम कॉर्नियम आप लोगों का एक तरह का क्या है कि जब आप लोगों का जो केराटिनोसाइट्स जो होते हैं वो जब आप लोगों का मतलब मेच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद एक फाइनल स्टेज पहुंच जाने के बाद आप लोगों का ये चीज़ कॉर्नियम आउटर मोस्ट लेयर में मतलब क्या करता है, ये आप लोगों का नेल और क्लॉज हॉर्न ये सब डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर इज द, आप लोग एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, इनमें आप लोगों को क्या ढूंढना है, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, यही चीज बोला है ना। मिडिल वैल्यू को ढूंढने को क्या बोलते हैं, मीन कहा जाता है, मीडियन मोड या फिर स्टैंडर्ड, उसको मीडियन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो अगर मान लीजिए 7 नंबर है तो 4 होगा इसका मीडियन, ठीक है, मीडियन होगा इसका 4। अगर मान लीजिए इवन नंबर होता तब आप लोग 2 नंबर, मान लीजिए यहाँ पे 8 लिख देते तो ये 2 नंबर को लेके इसको जोड़ा जाता, 4 + 5 किया जाता, डिवाइड बाई 2 करके जो भी रिजल्ट आता वो उसका मीडियन होता। उसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स ए ग्रुप ऑफ डाटा इनटू 4 सब ग्रुप, इनमें से कौन सा है जो कि ग्रुप ऑफ डाटा को 4 सब ग्रुप में बांटता है, परसेंटाइल, डिसाइल्स, मोड या फिर क्वार्टाइल, उसे कहते हैं क्वार्टाइल। और क्वार्टाइल क्या है जानते हैं, ये एक तरह का स्प्लिट करता है सॉर्टेड डाटा इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैं फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 9 दे रहा हूँ, यहाँ पे एक इसको फर्स्ट क्वार्टाइल बोला जाएगा, इसको सेकंड क्वार्टाइल बोला जाएगा, और इसको और एक थोड़ा सा लंबा करते हैं, मान लीजिए ये 0 -1 इस तरह से। और यहाँ पे मान लीजिए ये अभी अभी यहाँ से काउंट करें फर्स्ट क्वार्टाइल तो ये ऑब्वियसली सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा। लेकिन ये क्या किया, 3 क्वार्टाइल में 4 पार्ट बने, 1 2 3 4। तो देख रहे हैं, तो एक ग्रुप ऑफ डाटा को 4 सब ग्रुप में डिवाइड कर रहा है। 3 क्वार्टाइल हमारा क्या कितना पीस दिया, 4 पीस दिया, देख पा रहे हैं, ये एक पीस, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 9, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज, बहुत ईजी है, 3 9 27 और 81, ये सिंपल है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका सॉरी स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 81। उसका 9, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रिगार्डिंग द लैक ऑफ एरन, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, अगर मीडियम में लैक्टोज है तो क्या होता है, बहुत ईजी है। लैक ऑपरन आपने पढ़ा होगा, टीआरपी ऑपरन पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लैक ऑपरन में जब लैक्टोज होता है तो क्या होता है, लैक्टोज बाइंड टू द ऑपरेटर प्रिवेंटिंग द प्रोमोटर फ्रॉम अट्रैक्टिंग आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन, गलत है। लैक्टोज बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज which then binds to the promoter and transcribe the needed genes, ये भी आप लोगों का गलत है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, उसके बाद देखते हैं, लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेसर which does not bind to the operator and RNA polymerase transcribe the needed gene, ये वाला ऑप्शन है। क्योंकि एक बार मान लीजिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये है आप लोगों का सेल जब लैक्टोज एंटर करता है, सो रिप्रेसर जो आप लोगों का ऑपरेटर के साथ ऑलरेडी बाइंड होकर रहता है, वो लैक्टोज को देख के ये आके चिपक जाता है, तो ये वाला एंड फ्री हो गया, आरएनए पॉलीमरेज आता है और स्लाइड ओवर करके आप लोगों का 3 जीन बना के देता है, जेड वाई ए का जो भी बीटा आप लोगों का क्या है, आप लोगों का ट्रांसएसिटिलेज, परमिएज एंड बीटा गैलेक्टोयूरिनेज है, ठीक है। वो तीनों के तीनों बीटा गैलेक्टोयूरिनेज, शायद वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक तो है ट्रांसएसिटिलेज, परमिएज एंड यस गैलेक्टोयूरिनेज कुछ है, उसको मुझे याद नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे कमेंट में बता देना। उसके बाद चलते हैं, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, हमारा वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। सो आज के लिए इतना ही, 35 पहले पार्ट में कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इमीडिएटली लाके रेस्ट 35 क्वेश्चन को भी कर लेंगे। और आई होप अगर आपने इतना तक देखा तो नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत जल्द ही ले आऊँगा, आज और कल के अंदर अंदर में ही आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो, और एंट्रेंस से पहले पहले जितना हो सके आप लोग इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।